तो इस कहानी की शुरुआत अर्जेंटीना के एक छोटे से गांव से होती है, जहां पेड्रो और जेमी नाम के दो भाई एक पुराने मकान में रहते हैं। एक रात जब दोनों सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी उन्हें दूर कहीं गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। पेड्रो, जो कि एक पुराना शिकारी था, वो तुरंत समझ जाता है कि ये किसी रिवॉल्वर की आवाज है, जिसका साफ मतलब था कि बाहर जो कोई भी है वो जानवरों का शिकार तो बिल्कुल नहीं कर रहा। तब दोनों भाई खतरे को देखते हुए फौरन हथियार उठा लेते हैं और मामले की जांच करने के लिए निकलने ही वाले होते हैं। लेकिन आखिरी मौके पर वो अपना इरादा बदल लेते हैं, क्योंकि बाहर काफी अंधेरा हो चुका था, इसलिए वो अगली सुबह तक इंतजार करना ज्यादा सही समझते हैं। अब अगले दिन जैसे ही सूरज निकलता है, पेड्रो और जेमी उस घने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं जहां से गोली चलने की आवाज आई थी। और कुछ देर चलने के बाद उनके सामने एक खौफनाक मंजर आता है। वहां एक अनजान शख्स की लाश दो टुकड़ों में कटी हुई थी, जिसकी हालत देखकर पेड्रो अंदाजा लगाता है कि ये किसी दरिंदे या फिर जानवर का काम नहीं हो सकता। उसका मानना था कि ये कोई मामूली मौत नहीं है, इसलिए दोनों भाई उस पूरे इलाके की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। तब जल्दी ही उन्हें उस आदमी के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि वो किसी औरत के घर जा रहा था जिसे ये दोनों भाई पहले से जानते हैं। वहाँ एक आईडी की कॉपी भी मिलती है जिस पर मारिया नाम लिखा हुआ था, जिसके बाद दोनों भाई सच्चाई का पता लगाने के लिए मारिया के घर की ओर निकल जाते हैं। अब वहाँ पहुंचकर वो मारिया को खबर देते हैं कि वो शख्स अब कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसकी मौत हो चुकी है। वो आदमी असल में मारिया के लिए काफी जरूरी था, क्योंकि उस आदमी को उसके बड़े बेटे यूरिल के लिए भेजा गया था ताकि वो उसको ठीक कर सके। ये सुनकर वो दोनों भाई हैरान रह जाते हैं और राज की गहराई तक जाने का फैसला करते हैं। तभी यूरिल का छोटा भाई सेंटियागो उन्हें बताता है कि यूरिल के ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया है और वो काफी समय से अंदर ही अंदर सड़ रहा है, और जमीन से निकाले जाने के डर से उन्होंने ये बात अपने पड़ोसियों से छुपाई हुई थी। हालांकि उन्होंने साल भर पहले मेयर को इसकी रिपोर्ट दी थी, पर अब कहीं जाकर उन्होंने ध्यान दिया और मदद के लिए किसी को भेजा था। असल में जंगल में मरा हुआ वो आदमी एक रिलीजियस क्लीनर था, जिसे उस बदनसीब यूरिल से छुटकारा पाने के लिए भेजा गया था। ये सब सुनने के बाद दोनों भाइयों को डर लगने लगता है कि ये बला उनके लिए भी खतरा बन सकती है, इसलिए वो रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पर तभी वहां के ऑफिसर्स ये कहकर बात टाल देते हैं कि ऐसे केसेस फर्जी होते हैं, जिस पर पेड्रो का गुस्सा भड़क उठता है और वो चिल्लाते हुए बताता है कि यूरिल की हालत बहुत नाजुक है और उसका शरीर बुरी तरह से सूज चुका है। तब पेड्रो की गंभीरता को देखकर आखिरकार एक पुलिस वाला पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को कॉल करने का फैसला करता है। दूसरी ओर एक और पुलिस ऑफिसर को शक होता है कि उस रिलीजियस क्लीनर का कत्ल जमीन के मालिक रुइज ने किया है। इसी बीच वो दोनों भाई भी रुइज के पास पहुंचते हैं और उसे जंगल में मिली लाश समेत पूरे हालात की जानकारी देते हैं। हालांकि पुलिस मिनिस्ट्री एक नए क्लीनर को भेजने की बात करती है। तब ये सुनते ही रुइज को एहसास होता है कि इस सब के पीछे सरकार का हाथ है। उसका मानना था कि पुलिस और सरकार को गाँव वालों की कोई परवाह नहीं है, बल्कि वो सबको डराकर वहाँ से भगाना चाहते हैं ताकि उनकी जमीन का इस्तेमाल व्यापार के लिए किया जा सके। उसी दिन बाद में रुइज अपनी प्रेग्नेंट पत्नी से कहता है कि वो अपनी जमीन पर कुछ भी बुरा नहीं होने देगा, इसलिए अब वो गुस्से में अपनी बंदूक उठाता है और यूरिल का खात्मा करने के लिए उसके घर की ओर निकल पड़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, मारिया बीच में आ जाती है। वो उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने उस शक्ति के खिलाफ बंदूक का इस्तेमाल किया तो वो आजाद हो जाएगी और सब पर कब्जा कर लेगी। तब खुलासा होता है कि यूरिल के अंदर एक नापाक साया है जो जन्म लेने का इंतजार कर रहा है, इसलिए मारिया ने उस क्लीनर को बुलाया था ताकि वो यूरिल को मारकर उस शैतान को दूसरों में समाने से पहले ही खत्म कर सके। खैर, अब यूरिल के अंदर मौजूद वो शक्ति रुइज से कहती है कि वो उसे मार दे ताकि वो रुइज की पत्नी के पेट में पल रहे बच्चे पर कब्जा कर सके। पर ये सुनकर रुइज बुरी तरह से डर जाता है और वहाँ से निकलने में ही अपनी भलाई समझता है, जिसके बाद वो दोनों भाइयों को समझाता है कि उन्हें जल्द से जल्द इस बुरी ताकत को अपने इलाके से दूर करना होगा, वरना वो सब कुछ तबाह कर देगी। इसी मकसद से वो तीनों जबरदस्ती मारिया के घर में घुस जाते हैं ताकि वो यूरिल को वहाँ से ले जा सके। मगर ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो शख्स अब काफी भारी भरकम हो चुका था। अभी जब उसे उठाया जा रहा था तो उसके शरीर से पस और गंदगी निकलने लगती है, पर फिर भी वो तीनों किसी तरह उसे बाहर निकालते हैं और अपनी वैन में लाद लेते हैं। वो लोग उसे अपने घरों से इतनी दूर छोड़ देना चाहते थे जहाँ से वो कभी वापस न आ सके। तब लगभग 300 किलोमीटर तक गाड़ी चलाने के बाद पेड्रो रुइज को सीधा 100 किलोमीटर आगे जाने की हिदायत देता है। पर तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक स्कूल जाने वाला लड़का आ
जाता है और वो उसे कुचलते कुचलते बाल बाल बचते हैं। अब कुछ देर बाद वो तीनों थोड़ा सुकून लेने और यूरिल को चेक करने के लिए रुकते हैं, लेकिन जैसे ही रुइस गाड़ी की डिग्गी खोलता है वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो भारी भरकम शख्स वहाँ से गायब हो चुका था। वो आसपास काफी तलाश करते हैं पर उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं मिलता। तब तीनों को लगता है कि शायद जब उनकी गाड़ी उस स्कूल के बच्चे से टकराते टकराते बची थी तभी वो भारी भरकम बॉडी कहीं गिर गई होगी। अब क्योंकि वो पहले ही 300 किलोमीटर दूर आ चुके थे, इसलिए उन्हें लगता है कि इतना काफी है और वो वापस घर की ओर लौटने का फैसला करते हैं। लेकिन अगली ही सुबह रुइस और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी देखते हैं कि उनकी एक बकरी उसी बुरी शक्ति का शिकार हो चुकी है। तब गुस्से में रुइस अपनी बंदूक निकाल लेता है पर उसकी पत्नी उसे रोक देती है। वो वही पुरानी बात दोहराती है कि शैतान को बंदूक से नहीं हराया जा सकता। इसी बीच रुइस पीछे हटने की कोशिश करता है पर वो बीमार बकरी उसकी बंदूक के बिल्कुल करीब आ जाती है। वो बकरी मानो उसे ट्रिगर दबाने के लिए उकसा रही हो और अंत में रुइस वही गलती कर बैठता है। पर उसके ट्रिगर दबाते ही वो शैतान आजाद हो जाता है और उसे नया शरीर मिल जाता है, जो कि रुइस का अनजन्मा बच्चा था, जिसकी वजह से रुइस की पत्नी पर भी वो साया सवार हो जाता है और वो कुल्हाड़ी से रुइस को मारकर खुद को भी खत्म कर लेती है। इधर थोड़ी देर बाद जब पेड्रो और जेमी अपने घर पर होते हैं तभी यूरेल का भाई सेंटियागो वहां पहुंचता है। वो घबराते हुए बताता है कि उसकी मां गायब है और रुइस और उसकी पत्नी भी मारे जा चुके हैं, और ये सुनकर दोनों भाई दंग रह जाते हैं। जिसके बाद वो लड़का उनसे रात भर वहीं रुकने की गुजारिश करता है, जिस दौरान जेमी को उस पर थोड़ा शक होता है, इसलिए वो मना कर देता है। लेकिन पेड्रो उसे अपने खेत के एक पुराने हिस्से में रहने की इजाजत दे देता है। तभी उन्हें उस लड़के के पास एक रिवॉल्वर मिलती है जिसे वो अपने कब्जे में ले लेते हैं, और वहां से जाने से पहले लड़का उन्हें चेतावनी देता है कि वो किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक लाइट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो रोशनी उस बुरी शक्ति को अपनी ओर खींचती है। हालांकि वो दोनों भाई उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब इसके अगले दिन पेड्रो और जेमी इस गाँव को छोड़ने का फैसला करते हैं, पर वो अपना कोई भी सामान साथ ले जाने से डर रहे थे। उन्हें लगता है कि शायद वो शैतान उनके सामान में छुपा हो सकता है जो उनके अपनों को नुकसान पहुंचाएगा। खैर, शहर निकलने से पहले पेड्रो अपनी एक्स वाइफ सेब्रीना से मिलने जाता है, जबकि जेमी अपनी माँ के पास रुकता है। सेब्रीना अब अपने नए पार्टनर लियो और अपनी बेटी के साथ रहती है, जहाँ पेड्रो के दो बेटे भी उनके साथ ही रहते हैं। अभी पेड्रो अचानक गुस्से में घुसता है और लियो से कहता है कि वो सेब्रीना और बच्चों को तैयार करे ताकि वो सब उसके साथ निकल सकें। इतना बोलकर वो लियो से कपड़े मांगता है ताकि वो अपने कपड़े बदल सके, पर लियो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। उस दौरान सेब्रीना को लगता है कि पेड्रो नशे में है, मगर पेड्रो उसे यकीन दिलाता है कि वो सब कुछ बाद में समझा देगा। इसी दौरान लियो का कुत्ता पेड्रो के कपड़ों को सूंघ रहा होता है। जैसे ही पेड्रो नए कपड़े पहनता है, वो अपने पुराने कपड़ों को तुरंत ही आग के हवाले कर देता है और लियो और सेब्रीना को बात करने के लिए अंदर बुलाता है। वो उन्हें बताता है कि शहर में एक शैतानी ताकत आ चुकी है और जल्द ही ये जगह नर्क बन जाएगी, पर वो दोनों उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। इसी बीच पेड्रो का बेटा सेंटिनो अपने भाई को ऊपर से जगाने जाता है, जबकि लियो की बेटी विकी वहाँ कुत्ते के साथ खेल रही होती है। अभी जब बड़े लोग पेड्रो के अपने बच्चों को ले जाने की बात पर बहस कर रहे होते हैं, तो उन्हें इस बात की खबर तक नहीं लगती कि उनके पीछे क्या हो रहा है। अचानक वो कुत्ता उस बुरी शक्ति के वश में आ जाता है और उस नन्ही विकी पर हमला कर देता है। उस दौरान सेंटिनो ये खौफनाक मंजर देखकर अपने पेरेंट्स को आवाज लगाता है, मगर तब तक वो कुत्ता विकी को घसीटते हुए घर से बाहर ले जाता है। तब सब लोग विकी को बचाने के लिए पीछे भागते हैं, पर तब तक वो शैतानी जानवर वहाँ से निकल गया था और ये साफ था कि पेड्रो के कपड़े सूंघने की वजह से ही वो कुत्ता उस शैतान का शिकार हुआ था। खैर, अभी पेड्रो लियो को अकेला छोड़कर वापस घर आता है ताकि सेंटिनो को संभाल सके, जिसके बाद वो अपने बड़े बेटे जायर को जगाने के लिए ऊपर जाता है, जहां पता चलता है कि जायर को एटिज्म है। पेड्रो उसे लेकर नीचे आता है, तभी लियो वहां वापस लौटता है, पर विकी उसके साथ नहीं होती। तब गुस्से और डर में पागल होकर लियो अपनी बंदूक उठाता है और अपनी बेटी को ढूंढने निकल पड़ता है। पेड्रो उसे बार बार चेतावनी देता है कि उस शक्ति पर गोली मत चलाना, पर इसके बावजूद लियो नहीं रुकता, क्योंकि विकी उसकी और सेब्रीना की इकलौती बेटी थी। अब इसके बाद जब पेड्रो उसका पीछा करने की कोशिश करता है, तभी उसे गोली चलने की आवाज आती है। वो देखता है कि लियो ने उस कुत्ते को मार गिराया है। ये देखकर पेड्रो को एहसास होता है कि उसे अपने दोनों बच्चों को लेकर तुरंत शहर से निकलना होगा, पर इसमें हैरानी की बात ये थी कि विकी सही सलामत घर वापस आ जाती है। अब इसके बाद बिना वक्त जाया किए लियो घर में घुसता है और अपने बच्चों को सेब्रीना की कार में बिठाने लगता है, मगर विकी का बर्ताव अजीब हो गया था। वो लड़की अपनी माँ सेब्रीना से कहती है कि उसके पिता
जल्दी ही कार से उसे मार डालेंगे। इससे पहले कि सेब्रीना कुछ समझ पाती, पेड्रो अपनी आंखों से देखता है कि लियो उसे कार से कुचल देता है। ये मंजर देखकर पेड्रो की रूह कांप उठती है और वो तुरंत वहाँ से भाग निकलता है ताकि उसके बच्चे ये सब ना देख सकें। उस दौरान तबाह हुई गाड़ी के अंदर लियो बुरी तरह से जख्मी हालत में पड़ा होता है, मगर हैरानी की बात ये थी कि अपनी माँ को कुचले जाता देख विकी खुश हो रही थी। इधर रास्ते में पेड्रो अपनी माँ और जेमी को साथ ले जाता है और जेमी को सारी हकीकत बता देता है, जिसके थोड़ी देर बाद पेड्रो का छोटा बेटा सेंटिनो पूछता है कि आखिर ये साया सवार होना क्या होता है। तब उसकी दादी समझाती है कि जब कोई बुरी शक्ति किसी इंसान के जिस्म में दाखिल होकर उस पर कब्जा कर लेती है तो उसे पोजेशन कहते हैं। उनका मानना था कि अगर वो इलेक्ट्रिक चीजों और जानवरों से दूर रहें तो शायद वो सुरक्षित रह सकते हैं। अभी दादी उन्हें कुछ नियम बताती है कि किसी भी पोजेस्ड इंसान के सामान को हाथ न लगाएं, कभी उन बुरी शक्तियों का नाम न लें और उन पर गोली तो कभी न चलाएं। अब जब दादी उन शैतानी नामों की लिस्ट सुनाने लगती है तो पेड्रो ने बीच में ही रोक देता है, क्योंकि वो खुद अपना ही बनाया हुआ नियम तोड़ रही थी। पर इसी बीच उनका बेटा जायर उन्हीं नामों को दोहराना शुरू कर देता है जिन्हें लेने से मना किया गया था। अब थोड़ी देर बाद पेड्रो की मां के फोन पर सेब्रीना की कॉल आती है, जो कि बेहद अजीब था क्योंकि पेड्रो ने उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। अभी पेड्रो फोन लेकर अपने परिवार से दूर चला जाता है और पूछता है कि वो क्या चाहती है। सेब्रीना कहती है कि वो अपने बच्चों को लेने आ रही है और वो पेड्रो को ये कहकर जज्बाती तौर पर तोड़ने की कोशिश करती है कि उसने पेड्रो को धोखा इसीलिए दिया क्योंकि उसे कोई पसंद नहीं करता। खैर, अभी कॉल कट होने पर पेड्रो सबको बताता है कि सेब्रीना मर चुकी है, मगर वो अंदर से बुरी तरह से टूट जाता है। उसे पछतावा होता है कि उसकी वजह से ही सेब्रीना की जिंदगी में ये शैतान आया और उसका परिवार तबाह हो गया। तब पेड्रो को इतना परेशान देखकर जेमी सलाह देता है कि उन्हें मिर्ता नाम की एक पुरानी क्लीनर से मदद लेनी चाहिए। अब थोड़ी देर बाद वो मिर्ता के घर पहुंचते हैं, जहां जेमी उसे सब कुछ विस्तार से बताता है। तब मिर्ता उन्हें हर मुमकिन मदद का भरोसा देती है और उन्हें वहीं रुकने को कहती है, जिसके बाद रात के वक्त जायर कार से बाहर निकलने से मना कर देता है। इसलिए पेड्रो उसके साथ बाहर ही रुक जाता है, जबकि बाकी सब घर के अंदर सो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक जब सब सो रहे होते हैं, दादी देखती है कि उनके कमरे में सेब्रीना खड़ी है। उसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ चुका है और उसने सेंटिनो का हाथ पकड़ा हुआ है। अब जैसे ही पेड्रो और जेमी को इसका पता चलता है तो पेड्रो तुरंत कमरे की ओर भागता है और देखता है कि सेब्रीना सेंटिनो को लेकर बालकनी से नीचे कूद गई है। पेड्रो उसके पीछे जाता है पर तब तक वो गायब हो चुकी थी। पर उनकी ये मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मिर्ता खुलासा करती है कि अब जायर पर भी उस बुरी शक्ति का साया पड़ चुका है। वो समझाती है क्योंकि जायर ऑटिस्टिक है, इसीलिए वो शैतान उसके दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पा रहा है। तब इस मौके का फायदा उठाते हुए मिर्ता अपना सामान निकालती है और पेड्रो और जेमी को बताती है कि इस पोजेशन को तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है। उन्हें उस यूरल को ढूंढकर हर हाल में खत्म करना होगा, क्योंकि ये सब उसकी वजह से ही शुरू हुआ था। उस दौरान मिर्ता जानती थी कि वो शैतानी ताकत अभी भी कहीं जिंदा है और उन्हें हर हाल में उसे ढूंढना होगा। पर जब वो दोनों भाई बताते हैं कि पहला पोजेस्ड आदमी यानी कि यूरल एक ट्रक से नीचे गिर गया था, तो ये सुनकर मिर्ता परेशान हो जाती है। उसका मानना था कि उस यूरल को उसकी जगह से हिलाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इसी बीच मिर्ता उन्हें बचने का 7वां और सबसे अहम नियम बताती है। वो बताती है कि मौत से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये बुरी शक्तियां इंसान के डर का ही शिकार करती हैं। वो ये बात इसलिए करती है क्योंकि इस वक्त पूरा परिवार सेंटिनो को खोने के डर से कांप रहा था। अब इसके बाद मिर्ता और पेड्रो शैतान की तलाश में निकल पड़ते हैं, जबकि जेमी सेब्रीना और सेंटिनो को ढूंढने निकल जाता है। उधर रास्ते में मिर्ता पेड्रो को अपनी जिंदगी के बारे में बताती है। वो बताती है कि उसका पति एक चरवाहा था जो दिखावे के लिए चर्च चलाता था, मगर असल में वो शैतान और क्लीनिंग के बारे में कुछ नहीं जानता था। वो लोगों को ठगने के लिए नकली रिचुअल्स करता था, जब तक कि एक असली शैतान से उसका सामना नहीं हुआ। उस दिन उन्हें सबक मिला और उन्होंने सच में ये काम करना शुरू किया, मगर एक दिन असली सफाई के दौरान उसका पति हमेशा के लिए गायब हो गया। उसके बाद से मिर्ता पिछले 12 सालों से ये काम कर रही है, इसलिए वो शैतान उससे दूर रहता था। तब पेड्रो पूछता है कि उस शैतान ने मिर्ता की जगह उसके बेटे को ही क्यों चुना, तो वो साफ कहती है कि ऐसा पेड्रो के डर की वजह से हुआ है, यानी कि अपने बेटे को खोने का डर। दूसरी ओर जेमी काफी भटकने के बाद आखिरकार सेब्रीना और सेंटिनो तक पहुंच ही जाता है, मगर वहां का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सेब्रीना ने बेरहमी से सेंटिनो का कत्ल कर दिया था और उसका सर धड़
घर से अलग पड़ा था। इस खौफनाक सदमे में जेमी अपना आपा खो बैठता है और वो अपनी कार से सेब्रीना को जोरदार टक्कर मार देता है, जिसमें वो खुद भी जख्मी हो जाता है। इसी दौरान पेड्रो और मिर्ता एक स्कूल तक पहुंचते हैं, जहां मिर्ता का यकीन था कि शैतान यहीं कहीं होगा, क्योंकि ऐसी बुरी ताकतें बच्चों की तरफ खींची चली आती हैं और बच्चे भी अनजाने में उनकी तरफ खींचे जाते हैं। वहीं घर पर पेड्रो की मां अकेली होती है। तब जब अचानक जायर अंदर दाखिल होता है तो वो एक आम इंसान की तरह खाना मांगता है, जिसे देखकर वो बूढ़ी औरत बुरी तरह से डर जाती है, क्योंकि उन्होंने जायर को पहले कभी भी इस तरह से बात करते हुए नहीं सुना था। इधर जब पेड्रो और मिर्ता स्कूल के अंदर दाखिल होते हैं तो पेड्रो अपनी फ्लैशलाइट बंद कर देता है और मिर्ता का अंदाजा भी बिल्कुल सही निकलता है। वो देखते हैं कि आधी रात को उस क्लासरूम में कई बच्चे खामोशी से बैठे हैं और उन्हें देखकर साफ पता चलता है कि वो सब उस नापाक ताकत के कब्जे में हैं। तब मिर्ता उन बच्चों से पूछती है कि वो शैतानी ताकत कहाँ है, पर एक लड़की बताने से साफ इनकार कर देती है। तब मिर्ता तेजी से बाहर निकलती है, क्योंकि वो बच्चों की सांस से आ रही उस अजीब बदबू को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसका मानना था कि ये बच्चे ही उस शैतान की हिफाजत कर रहे हैं। तभी उनका सामना उसी लड़के से होता है जिसे रुइज ने गाड़ी से कुचलने से बचाया था। वो लड़का उन्हें रास्ता दिखाते हुए बताता है कि योरेल एक टीचर के घर पर है, मगर वो लड़का खुद उनके साथ जाने से मना कर देता है। अब पेड्रो गाड़ी की ओर बढ़ता है, पर मिर्ता उसे रोक देती है, क्योंकि एक जाल हो सकता था। तब वही क्लासरूम वाली लड़की सामने आकर कहती है कि वो लड़का झूठ बोल रहा है, योरेल उसके घर पर है और उसके पिता उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तब पेड्रो और मिर्ता ये सब सुनकर समझ जाते हैं कि ये बच्चे उन्हें बस गुमराह करने के लिए कहानियां बना रहे हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि अगर बच्चे उन्हें कहीं और भेज रहे हैं तो इसका मतलब है कि योरेल यहीं कहीं छुपा है। इसलिए तलाश जारी रखते हुए वो स्कूल के अंदर आ जाते हैं, जहां उन्हें स्कूल के हॉल के स्टेज पर एक खौफनाक मंजर दिखाई देता है। स्टेज के नीचे उन्हें एक टीचर की लाश मिलती है, जिसे शायद उन्हीं पोजेस्ड बच्चों ने मारा था। अब आगे जब मिर्ता शैतानी ताकत को खत्म करने का सामान इकट्ठा करती है, तभी पेड्रो तेजी से स्टेज की लकड़ियों को हटाने लगता है। वहाँ लाशों का ढेर लगा होता है, जिन्हें पेड्रो एक एक करके बाहर निकालता है। इन बेजान जिस्मों के नीचे छुपा हुआ आखिरकार उन्हें योरेल मिल जाता है, जिसके अंदर वो शैतान बैठा था। जिसके बाद मिर्ता पेड्रो को हुक्म देती है कि वो योरेल को वहाँ से बाहर निकाले, पर ये काम उसके लिए लगभग नामुमकिन साबित होता है, क्योंकि योरेल को निकालने की कोशिश में पेड्रो शैतानी ताकत के दिमागी जाल में फंस जाता है। वही छोटी लड़की पेड्रो से कहती है कि पीछे वाले कमरे में एक कुल्हाड़ी रखी है, जिससे वो योरेल को खत्म कर सकता है। तब पेड्रो, जो कि शैतान के मुंह से अपने बेटे का नाम सुनते ही अपना आपा खो चुका था, कुल्हाड़ी लेने ऑफिस की ओर बढ़ जाता है, जिस पर मिर्ता चिल्लाती रह जाती है कि वो उसे अकेला छोड़कर ना जाए, पर तभी पेड्रो उस कमरे के अंदर कैद हो जाता है। उसी वक्त वो बच्चे अकेली रह गई मिर्ता पर हथौड़ों से हमला करके बड़ी ही बेरहमी से उसका कत्ल कर देते हैं, और मिर्ता ही अकेली ऐसी क्लीनर थी जो अब तक उस बुरी शक्ति का मुकाबला कर सकती थी। खैर, अब काफी मुशक्कत के बाद पेड्रो उस कमरे से निकलने में कामयाब तो हो जाता है, पर तब तक वो बच्चे मिर्ता की लाश वहाँ से ले जा चुके थे। तभी योरेल स्टेज के नीचे से अपना सर बाहर निकालता है और पेड्रो से कहता है कि वो उसे गोली मार डाले। तब गम और गुस्से में पागल होकर पेड्रो वहाँ पड़े टूटे हुए सामान से योरेल को इतना पीटता है कि उसकी मौत हो जाती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। योरेल के जिस्म को चीरकर वो शैतानी बच्चा भी जन्म ले लेता है और हार चुके पेड्रो के सामने खड़ा हो जाता है। तब वो शैतान पेड्रो का मजाक उड़ाते हुए उसे जिंदा छोड़ देता है और सुबह की धूप में बाहर निकल जाता है, जहां वो सारे बच्चे उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। अब इस सब के बाद पेड्रो और जेमी बुरी तरह से टूट चुके होते हैं और सब कुछ हार कर अपने घर वापस लौट आते हैं। वो महसूस करते हैं कि वो बुरी ताकत अब इस शहर में आकर हर तरफ जहर फैला चुकी है। अब जब वो सोच रहे होते हैं कि आगे क्या किया जाए, तभी उन्हें याद आता है कि उन्होंने योरेल के भाई को अपने बर्न में बंद किया था। इसलिए जेमी जब उसे चेक करने जाता है तो वो लड़का एक ऐसा खुलासा करता है जिससे उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो बताता है कि एक अनजान आवाज ने उसे मजबूर किया था कि वो उस क्लीनर को मार दे जो शुरुआत में यूरेल की मदद करने आया था, और यहाँ तक कि उस शैतानी ताकत ने उस लड़के को उस मरे हुए शख्स का मांस तक खिलवाया था। वो ये भी बताता है कि उसने पिछली रात अपनी माँ के साथ भी वही किया, और दबे लफ्जों में इशारा करता है कि जेमी की माँ का अंजाम भी वही होगा। और ये सुनकर वो दोनों भाई दंग रह जाते हैं। अब इसके बाद पेड्रो अपने बेटे जायर को आइसक्रीम देने के बाद शावर लेने जाता है। तब नहाते वक्त वो देखता है कि उसके सर पर उस शैतानी ताकत की उंगलियों के निशान अब हमेशा के लिए छप चुके हैं। फिर जब वो बाथरूम से बाहर आता है तो देखता है कि जायर का दम घुट रहा है और उसके गले में कुछ फंसा हुआ है। पेड्रो जब चेक करता है तो उसके गले से बालों का एक गुच्छा और उसकी माँ का नेकलेस निकलता है, जिसका मतलब साफ था कि जायर पर भी कब्जा हो चुका है और उसने अपनी दादी को खा लिया है। अब पेड्रो इस दर्द और बेबसी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और जमीन पर गिरकर रोने लगता है, और वो दोनों भाई उन लोगों को याद करते हैं जिन्हें उन्होंने इस जंग में
खो दिया था। पेड्रो और जेमी ने उस शैतानी ताकत को रोकने की हर कोशिश की, पर आखिर में वो सब कुछ हार गए और उस आजाद हो चुके शैतान ने उनके पूरे परिवार को तबाह कर दिया। अपने ही बेटे जाहिर के गले से अपनी माँ का नेकलेस निकलता देख पेड्रो को एहसास हो गया था कि बुराई पूरी तरह से जीत चुकी है और वो बिल्कुल अकेला रह गया है। लेकिन क्या हो जब इंसान अपनी ही बेवकूफी और लालच के चलते किसी सदियों पुरानी शैतानी ताकत को खुद अपने हाथों से आजाद कर दे। यहाँ तो रुइज और पेड्रो हालात के आगे मजबूर थे, पर हमारी अगली कहानी में एक आदमी ने सिर्फ फेम और अपने फायदे के लिए एक ऐसी भयानक गलती कर दी जिसने मौत को एक नया रूप दे दिया। जेरी एक दारूबाज जर्नलिस्ट था जिसे सच्चाई से ज्यादा झूठी खबरें बेचने का शौक था। एक सस्ती न्यूज स्टोरी बनाने के चक्कर में जेरी ने अनजाने में एक ऐसी क्रेन डॉल को तोड़ दिया जिसमें 1845 से एक चुड़ैल की आत्मा कैद थी, और अब ये आत्मा लोगों को मारने नहीं बल्कि मदर मैरी का रूप लेकर उनकी मुश्किलों का समाधान कर रही है ताकि लोग अंधे होकर उसकी पूजा कर सकें। सोचो अगर कोई शैतान भगवान का भेष बदलकर तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम किस पर भरोसा करोगे? ये नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। तो अगर आपको ये जानना है कि इस अनहोनी चमत्कार के पीछे का खौफनाक सच क्या है और क्या जेरी अपनी इस गलती को सुधार पाएगा, तो जल्दी से स्क्रीन पर दिख रही राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और देखें ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। और अगर कुछ और देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी ही एक और वीडियो बनाने। सो बाय बाय।